देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कुंभ नगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर की पौड़ी पहुंचे, जहां गंगा सभा के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के लिए बनाया गया, आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने 36 कार्यों का लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि कुंभ प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक शाही स्नान हो चुका है और आने वाले अप्रैल में 3 शाही स्नान होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ भव्य और दिव्य है और देश विदेश से जो लोग कुंभ नहाने का सपना संजोए रखे हैं वो भी कुंभ नगरी हरिद्वार आए हैं। हम मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने कहा कि आप सभी को आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन और बार बार मोदी जी ने जो कहा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाएं, इन सब नियमों का पालन करते हुए कुंभ में सभी स्नान करें। कोई भी रोक टोक कुंभ नगरी हरिद्वार में नहीं होगी। तो आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत हर की पौड़ी सबसे पहले पहुंचे, वहां पर उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर के जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश विदेश से श्रद्धालु जो सपने संजोए बैठे थे कुंभ के दर्शन करने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए, वो भी आए हैं और आ रहे हैं। अब 3 स्नान अप्रैल 12, 13, 14 को होंगे। कुंभ भव्य दिव्य हो और देश विदेश के सारे लोग जो वर्षों वर्षों से कुंभ नहाने का अपने मन में एक सपना संजोए थे, वो कुंभ नहाने के लिए आए। ऐसे सब लोगों को हम आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं। पहला स्नान भी जब हुआ तो हमने अखाड़ा परिषदों को भव्य दिव्य बनाने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करने का काम भी किया। हेलीकॉप्टरों से फूल वर्षा की, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज होने के बाद बैरागी संतों के कार्य शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किए जा रहे थे, जिसकी वजह से बैरागी साधु संतों में रोष की भावना थी। पर अब जिस तरीके से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बैरागी संतों की सुनी और धरातल पर तुरंत युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरिद्वार के बैरागी कैंप में पहुंचकर साधु संतों से मिले और उनकी क्या समस्याएं हैं उसको जानने की कोशिश की। बताते चले कि इस दौरान श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने सनातन धर्म को समझा और उन्होंने उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को इस महाकुंभ के भव्य और दिव्य करने के लिए भेजा है और इसलिए मुख्यमंत्री जी बैरागी कैंप आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, जिसके बाद देश के कोने कोने से आए साधु संतों को अब लगने लगा है कि अब कुंभ भव्य और दिव्य होगा। बहुत खुशी है, हम लोग जो है बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ बिना शेड्यूल के होते हुए भी यहाँ आए और हमारी व्यवस्था, हमारी भावना को समझे और जो है उनकी चाहत में भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो, ऐसा हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। और जो है भारत भर से आने वाले संत महात्मा सब खुशी की लहर है कि भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो, उसके लिए गंगा से कामना भी करते हैं। वहीं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आने से अब साधु संतों को कुंभ मेले के लिए जमीन आवंटन की जा रही है, जिसको लेकर साधु संतों में उत्साह की लहर है। वहीं रविवार को जगत गुरु शंकराचार्य के शिविर का भूमि पूजन कुंभ नगरी हरिद्वार में विधि विधान से हुआ। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आने के बाद साधु संतों को भूमि आवंटित की गई। अब कुंभ नगरी हरिद्वार में साधु संत भी आएंगे और सत्संग और प्रवचन भी होंगे। कुंभ में होता क्या है, जहाँ साधु संत रहते हैं वहाँ जब साधु संत मिलते हैं तो सत्संग होता है। आप देखिए श्रीमद् भागवत में जब जब 2 संत मिलते हैं तो वहाँ सत्संग होता है। तो यहाँ तो अनेक संत मिलते हैं, तो यहाँ पर धर्म सभाएं होती हैं, धर्म संसद होती है, सत्संग प्रवचन होते हैं, यज्ञ आदि होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, विविध स्नान तो होता ही है। तो ये सब पर रोक लगा दी गई
अब वो सब पीछे हो गया। अब सब कार्यक्रम होंगे, सत्संग भी होगा और यज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। शंकराचार्य जी महाराज के शिविर में भी एक कोटि कुमकुमार्चन यज्ञ पहले होगा और उसके वहीं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर उत्तराखंड में वन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरिद्वार वन प्रभाग ने भी फॉरेस्ट डे के मौके पर गंगा वाटिका में पौधारोपण किया। वहीं मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशांत पटनायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच वन्य जीव मानव संघर्ष और वनाग्नि को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना वन संपदा और वन्य जीवों का संरक्षण करना मुश्किल है, इसलिए सभी को वन संरक्षक के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, आज 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस का अवसर है। बड़ा शुभ अवसर है हमारे वन विभाग के लिए। इस अवसर पर गंगा वाटिका में हरिद्वार में हमने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जहां पे हमारे आसपास के गांव के ग्राम प्रधान और ग्रामीण और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में वन्यजीव सुरक्षा और जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं यहाँ पे हरिद्वार में और आसपास के क्षेत्र में हो रहे, उसके निरोधात्मक उपाय के संबंध में हमने चर्चा विमर्श की और ये संदेश दिया गया कि वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए ग्रामीण को जागरूक किया जाए। और यहाँ बढ़ते आगे, चमोली जिले के नारायण बगड़ विकासखंड में आयोजित जीआईसी असेट असेंबली का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन हो गया है। शिविर का समापन रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए किया गया। शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत चमोली के उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयंसेवी छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया और सामाजिक दायित्वों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने का भी प्रेरणा देती है। इसके साथ ही उन्होंने छात्र जीवन में अनुशासन के महत्व को भी समझाते हुए कहा कि अनुशासित व्यक्ति अपने कार्यों से ही समाज में अपनी पहचान बनाता है और साथ ही उन्होंने छात्रों से सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों से दूर रहने का आह्वान भी किया है। तो आप लोगों के स्तर पे और बड़े स्तर पे भी जो आप लोग हाई स्कूल इंटर के छात्र हैं और आप बीए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी ये चीज़ कंपल्सरी कर दिया गया है ना सर। ये छात्र गांव में जाते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता राज मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता राजू मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने से राज्य का भला नहीं होने वाला है, जबकि सरकार बदलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को बदल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। राजू मौर्य ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अपने स्वागत समारोह में व्यस्त हैं, लेकिन बीजेपी को जवाब देना होगा कि उत्तराखंड की जनता के 4 साल जो बर्बाद हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी से यह सवाल करती है। वहीं उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कई कांग्रेसी नेता संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जुटे हुए हैं और इसी के मद्देनजर डोईवाला में आशीर्वाद वाटिका में कांग्रेस ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और कई महिलाओं समेत लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजवीर खत्री ने की। आज काफ़ी महिलाओं ने और काफ़ी पुरुषों ने जो है कांग्रेस में अपनी आस्था रखते हुए कांग्रेस की संस्था ज्वाइन की है और आज ये छोटे स्केल पर है। आने वाले समय में बहुत बड़े स्केल पर ये कार्यक्रम होगा और जो 2022 का चुनाव है उसकी हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में अब आप देखेंगे हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और जो कांग्रेस ने
जनता के लिए काम किए हैं। हमारे हीरा सिंह बीस जी विधायक बने थे, मात्र 2.5 साल के विधायक बने थे, उन्होंने 400 करोड़ की सड़कें बनवाई। आप देखेंगे हमारे यहाँ तहसील नहीं थी, लोगों को देहरादून जाना पड़ा। वहीं बाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। जहां बैठक में किसान आंदोलन के आगामी गाजीपुर बॉर्डर पर कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर योजना बनाई गई। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने किसानों और मजदूरों से अपील की है कि उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और वहां पर लगी हुई भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। सभी किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर आंदोलन को तेज रफ्तार दें। गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी हैं वहां बॉर्डर पर पहुंचे, किसान मजदूर दोनों पहुंचे। ये हमारी रणनीति यहाँ पर हुई है। और 26 तारीख को जो भारत बंद का हमारे संयुक्त मोर्चे ने ऐलान करा है, उसको सफल बनाना हमने सब ने ये मीटिंग में तय हो चुका है। दूसरे 23 तारीख को जो भगत सिंह की जो शहीदी दिवस है, उसमें सब किसानों को अपील करी है, मजदूरों को सब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुँचें ताकि उनकी आत्मा को कुछ शांति मिले। भगत सिंह जी को उन्होंने हमारी खातिर कुर्बानी दी है, तो हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम दिल्ली जाना है। 23 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी का शहादत दिवस मनाया जाना है और वहाँ एक शहीद आजम स्वाभिमान रैली का आयोजन है जो शाम को 4 बजे वहाँ निकलेगी। तो उसके संबंध में और साथ ही किसान आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहे और उसमें जो सहभागिता है लोगों की वो विधिवत हो, उसकी रूपरेखा आज इस मीटिंग में बनी है सारे साथियों के, किसानों मजदूरों के सहयोग से, और वो लगातार चलेगी। जब सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देगी तो विरोधी तो एकमात्र लोकतंत्र में हमारे पास रास्ता है, तो उसको अख्तियार किया जाएगा। वहीं रुद्रपुर में पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अब पत्रकारों ने एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर दोनों अधिकारियों को हटाने और मुकदमा वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि पंतनगर थाने में पत्रकार और उसके भाई के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने और पत्रकारों के साथ अभद्रता करने के मामले में उधम सिंह नगर सहित नैनीताल जिले के पत्रकारों ने एसएसपी कैंप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसपी सिटी और सीओ सिटी को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। देखिए, जो कल लगभग 9 बजे की घटना है, एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इस बात की सूचना को लेकर मैं मौके पर गया था और जैसे ही मैं सिटकुल चौकी गया था, वहाँ पर भी किसी बात को लेकर हमारे 2 पक्षों में नोकझोंक हो गया था। लेकिन शहर के कई अच्छे लोग थे, उन्होंने उनके मध्यस्थता में पूरे मामले में कंप्रोमाइज़ हो गया था, पूरे तरीके से बात निपट गई थी। उसके बावजूद पुलिस ने मेरे भाई और एक मेरे मित्र के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा कायम किया है। मेरा सवाल ये है कि जब 2 पक्षों में मामला निपट गया था, उसके बाद पुलिस को। चलिए बढ़ते हैं आगे। बृजलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से लाल कुआं के वार्ड नंबर 1 में अंबेडकर पार्क में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक चिकित्सकों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां दी। इस दौरान बृजलाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय पाल सिंह ने बताया कि हर साल हॉस्पिटल की तरफ से 20 से 25 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में रविवार को लाल कुआं में 18 डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की निःशुल्क जांच कर दवाइयां वितरित की। होली का त्यौहार शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्टिव मोड में आ गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के लाल कुआं में कई दुकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि खाद्य विभाग की ये छापेमारी गौला रोड स्थित दुकानों पर की गई है। इस दौरान कटियार किराना स्टोर पर एक्सपायरी डेट का माल सेल काउंटर पर रखा मिला और संबंधित दुकान के पास लाइसेंस भी नहीं था, जिसके बाद विभाग ने चालानी कार्रवाई की और कई खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है।
खबर लक्सर से है, जहां एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। अब हरिद्वार देहात में भी कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लक्सर में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है उन्हें लक्सर पुलिस ने 2 दिन पहले जाली नोट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद इन्हें हरिद्वार में आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ ही लक्सर कोतवाली के एक दरोगा सहित 5 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 3 महीने के बाद लक्सर में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कल 7 कैदी आए थे हमारे पास में, जिसमें से 2 लोगों को फीवर था। जब मैंने उनको एग्जामिन किया और उनकी नाक चल रही थी, तो 2 को टेस्ट हम सभी को करते हैं हाईकोर्ट की निर्देशानुसार। तो उनको 2 को वो एंटीजन पॉजिटिव पाएगा। तो क्या इन्हें फिर टीके लगाए गए? नहीं, टीके तो बाद में लगेंगे। उनको हमने आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन के लिए हरिद्वार गए। कल 7 कैदी आए थे। वहीं हरिद्वार शहर में लगातार सरकारी शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग और ओवर टाइम में शराब बेची जा रही है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी प्रशासन खामोश नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार आलम यह है कि अगर कोई ग्राहक इसको लेके ठेके वालों को कुछ बोलता है तो ठेके पे तैनात दबंग लोग उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते हैं। ताजा मामला ज्वालापुर जर्ज कर्टी के पास स्थित सरकारी देशी शराब के ठेके से आया है, जहां रात ओवर रेट में शराब बेची जा रही थी, जिसको लेकर जब एक ग्राहक ने ठेके वालों से ओवर रेट देने से मना किया और वीडियो बनाकर अपने कैमरे में कैद करनी चाहिए, तो उसके साथ ठेके में तैनात दबंग लोगों ने मारपीट की और युवक का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेके पर मौजूद एक युवक को थाने ले गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मैं सराय से जस कंट्री के ठेके पर, देसी के ठेके पर एक पोवा लेना आया था। जब मैंने पोवा ले लिया, इन्होंने मुझे 75 रुपये का पोवा दिया जी। यहाँ 55 रुपये का बोर्ड लगा हुआ था पहले। चलो जी कोई बात नहीं, इन्होंने 75 का दे दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने एक बंदा वीडियो बना रहा था, मेरे हाथ में फ़ोन था, इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। जो बंदा खड़ा था वो तो भाग गया और उसके बाद इन्होंने मेरा बजाया भी जी और मेरा फ़ोन भी छीन लिया। मैं सराय वहीं रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह 5 बजे के करीब एक ट्रक रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप से लगभग 100 किलोमीटर आगे खड़ी चढ़ाई के दौरान अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे अलकनंदा नदी में समा गई। गनीमत यह रही कि चालक और परिचालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इस दौरान ट्रक के पीछे से आ रहा बोलेरो ट्रक की चपेट में आ गया। इस हादसे में बोलेरो चालक घायल हो गया, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी पाकर डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाश में जुट गई। हरिद्वार के लक्सर में आज हम आपको ऐसे प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र के हालात से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सरकारी मशीनरी और संबंधित विभाग पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। खानपुर विधानसभा के करणपुर गांव में बना राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम में पनप रहे राजनीति की भेंट चढ़ गया है और देखते ही देखते कुछ दिनों में यह विद्यालय तालाब में तब्दील हो गया। लेकिन इसी बीच जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव की इस बड़ी समस्या को लेकर विद्यालय प्रबंधक समिति से बात की तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के अंदर 72 बच्चे पढ़ते हैं। इस दौरान जब विद्यालय में पनप रही गंदगी को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी खानपुर से लेकर एसडीएम लक्सर, जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार, जिलाधिकारी हरिद्वार के साथ शायद ही कोई ऐसा अधिकारी भी बचा हो और सरकारी दफ्तर होगा जो शिक्षा विभाग से ताल्लुक न रखता हो, जो जहां शिकायत ना की गई हो, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि समिति ने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है और अब जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। 72 बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान में
और हमने कई बार प्रयास किया कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए कई बार प्रशासन को भी हमने एसडीएम साहब को भी वो दी, हमने शिकायती पत्र वो आए, निरीक्षण भी करके गए। एक बार विभाग को भी हमने कई बार लिख के दे चुके। उन्होंने जो है जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ हरिद्वार भेजी, उन्होंने यहाँ पे भेजी ब्लॉक में, और अब अधिकारी आए। देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को जांच करने को कहा है। मैंने मौके पर आकर ये विद्यालय की स्थिति को पूरी तरह से देखा है, मैंने अभिभावकों से बात की है और वास्तव में विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है। 5-7 परिवारों का सारा गंदा पानी विद्यालय को प्रभावित कर रहा है। विद्यालय पूरी तरह से प्रभावित है और इसके लिए मैंने जो कुछ देखा है, जो मेरी अभिभावकों से बात हुई है, उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट मैं शिक्षा प्रशासन को दूंगा, अपनी उप शिक्षा अधिकारी महोदया को सौंपूंगा, जो मानवाधिकार आयोग को जाएगी। और हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। इस समय हम पहुंचे हैं खानपुर विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय करणपुर में, जिसमें ग्रामीणों के जो गंदा पानी है वो पूरी तरह से गंदगी ने जो अपना साम्राज्य इस स्कूल परिसर में कर लिया है। आप कैमरे में देख सकते हैं, तस्वीर में कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से स्कूल परिसर में पूरी तरह से गंदगी का आलम छाया हुआ है। हालांकि 72 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। आज भी बच्चों के हालात जो है वो बद से बदतर इस विद्यालय में दिखाई दे रहे हैं। अब कई बार ग्रामीणों ने और स्कूल प्रशासन ने इसकी शिकायत आला अधिकारी से लेकर शासन प्रशासन तक की, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बहरहाल अब जो है स्कूल प्रशासन ने मानव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है। बहरहाल देखना होगा कि मानव आयोग अपने इस रिपोर्ट में किस तरह की कार्रवाई अब अमल में लाता है और इन बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लक्सर से गोविंद चौधरी, लोकमंच। वहीं उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा नगला में एक आदमखोर गुलदार ने युवती पर हमला कर दिया, जिससे युवती जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने मायके वीरेंद्र चंद ग्राम नगला नानकमत्ता आई हुई थी, लेकिन तभी आदमखोर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे युवती चिल्लाने लगी और युवती की आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद लोगों ने लाठी डंडों की मदद से गुलदार के चंगुल से युवती को छुड़ाया। इस दौरान आनन फानन में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गुलदार वन विभाग की टीम को नहीं मिला। मिली थी कि नगला के पास ये हमारी सरोजा बीच लगती है रंसाली रेंज की, किसी महिला पे जो है एक लेपर्ड ने अटैक कर दिया है और वो काफ़ी घायल होने कर दिया है। सूचना पे हमने जो है रंसाली रेंज से अपने स्टाफ को यहाँ पे भेजा और तत्काल प्रभाव से महिला को जो है नानकमत्ता स्वास्थ्य केंद्र लेके गए और वहाँ से हल्द्वानी सुचना तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और हमारा स्टाफ भी साथ में सुचना तिवारी अस्पताल वहाँ पे गया। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ मौके पर छानबीन के लिए और देखने के लिए कि किस जानवर ने हमला किया हुआ है और इस पूरे एरिया की छानबीन की जा रही है। और जैसे वहीं भगवानपुर के गांव में तेंदुआ देखे जाने से पूरा गांव दहशत के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन विभागीय अधिकारियों गांव वासियों की गुहार को अनसुनी करने में लगे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के डाडली गांव का है, जहां पिछले कई दिनों से तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामवासियों की सुध लेने को तैयार नहीं है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि इस समय गन्ने की छिलाई का कार्य जोरों पर है, लेकिन गांव में तेंदुआ और गुलदार जैसे प्राणियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों को खेत में जाने में डर लगता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विभागीय अधिकारी किसी अप्रिय घटना होने से पहले तेंदुआ को पकड़ लेते हैं या फिर किसी बड़ी घटना के घट जाने के बाद अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ग्रामीण जो है दहशत में हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर तेंदुआ और गुलदार जैसे खतरनाक जंगली जानवर दिखाई देते हैं।
वहीं बाजपुर चीनी मिल श्रमिक संघ के बैनर तले सैकड़ों चीनी श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर चीनी मिल के गेट पर बैठक का आयोजन किया। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के श्रमिक संघ बैनर तले शाम 5 बजे सैकड़ों श्रमिकों ने बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में एथेनॉल प्लांट, विद्युत उत्पादन प्लांट इत्यादि समेत समय से श्रमिकों का भुगतान और आवास आवंटन आदि अनेक मांगों को लेकर चर्चा की गई। श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्याम कार्तिक ने चीनी मिल के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों के समय से प्रमोशन के कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे श्रमिकों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांग समय रहते पूरी नहीं होती है तो चीनी मिल श्रमिक अपना आंदोलन और भी ज्यादा उग्र करने के लिए बाध्य होंगे और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं चीनी मिल प्रबंधन के ऊपर होगी। विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ये चीनी मिल आज अपनी जर्जर अवस्था में है। मिल की जर्जर अवस्था के साथ साथ श्रमिक भी बहुत चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, जिसके लिए चीनी श्रमिक संघ ने एक आम सभा का आयोजन किया। इस आम सभा के आयोजन में मिल हित और श्रमिक हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। मिल के आधुनिकीकरण के लिए लगाए जाने वाले कोजेन प्लांट की तथा सह इकाई आसोनी के एथेनॉल प्लांट के बारे में विस्तृत चर्चा हुई कि इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ करा जाए। इसके ऊपर विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ये चीनी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।